गुड इवनिंग चिल्ड्रंस। सो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा द इवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी किस तरह से आई, मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, है ना। सो डेमोक्रेसी स्टैंड्स फॉर सम प्रिंसिपल्स। दे आर पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट द गवर्नमेंट, कंट्रोल इट एंड रिमूव इट इफ इट डज नॉट फंक्शन प्रॉपर्ली। मतलब जनता के पास ये पूरा हक होता है कि वो अपनी मनचाही सरकार चुने, और अगर वो सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है कहीं ना कहीं, तो उस सरकार को क्या कर सकते हैं, उस सरकार को हम 5 साल उनके कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उस सरकार को हम हटा सकते हैं। ये जनता के पास पूरा हक होता है। इसलिए कहते हैं द गवर्नमेंट इज बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड थ्रू द पीपल, है ना। लेकिन अमूमन ये होता नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे, अगर आप खगड़िया डिस्ट्रिक्ट को ले लें तो यहाँ के एमपी जो हैं शायद ही वो कोई काम करते हैं, लेकिन उन्हें 5 साल के पहले हटाया नहीं गया है कभी भी। क्यों? क्योंकि लोगों को ज़्यादा पड़ी नहीं होती है कि एक बार बन गए। इसमें बहुत ही परेशानियां फिर होती है, फिर हटाने के लिए, फिर नया बनाने के लिए, और क्या पता वो नया आएगा तो वो भी सही से काम करेगा या नहीं करेगा। तो बेसिकली ऐसा होता है। लेकिन जनता को ये पता होना चाहिए, जनता को द सिटीजन ऑफ द कंट्री, है ना। कौन उस जनता कौन है यहाँ पे? द सिटीजन ऑफ द कंट्री, द सिटीजन ऑफ द कंट्री, है ना। किसी भी कंट्री मतलब किसी भी देश के सिटीजन का ये पूरा हक है कि अगर वो सरकार, जिस सरकार को वो चुनती है, अगर वो ठीक रूप से काम नहीं कर रहे हैं, सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, जनता की सेवा में वो सेवा वो ठीक तरह से नहीं कर पा रहे, जो गरीबों को उनका हक मिलना चाहिए वो नहीं दे पा रहे, तो उन्हें पूरा हक है कि वो उस सरकार को 5 साल अपने कार्यकाल से पहले ही गिरा सकते हैं। ठीक है। दूसरा क्या कहता है? इलेक्शंस आर हेल्ड पीरियडिकली बाय फेयर मींस, है ना। मतलब हर 5 साल पे एवरी 5 years elections are to be held, मतलब हर 5 साल पे इलेक्शन होता है। अगर वो सरकार पूरी चलती है, अपने पूरे कार्यकाल में चलती है, तो मतलब वो सरकार 5 साल चलती है, और 5 साल मतलब कि वो सरकार 5 साल के बाद फिर से दोबारा हम अपनी नई सरकार चुनते हैं, या फिर वही पुरानी सरकार चुनते हैं अगर उस सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। और आप कब ये चुन सकते हैं? अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है और आप भारत के नागरिक हैं। तो आपको वोटर आईडी कार्ड कब मिलेगा? जब आप इस भारत के नागरिक हैं, इस देश के नागरिक हैं, या फिर किसी देश में भी आप रह रहे हैं, अमेरिका में या यूएस में, किसी भी अमेरिका में रह रहे हैं, या फिर आप यूके में रह रहे हैं, कहीं भी रह, डेनमार्क में रह रहे हैं, स्विट्जरलैंड में रह रहे हैं, कहीं पे भी आप रह रहे हैं, अगर आप उस देश के नागरिक हैं तो आपको एक सर्टेन आइडेंटिटी कार्ड मिलता है, जिसके जरिए आप वोटिंग कर सकते हैं और अपनी सरकार को आप चुन सकते हैं, या फिर अपनी सरकार अगर आपकी ठीक से काम नहीं करती है तो वो सरकार को आप गिरा भी सकते हैं। ठीक है। तीसरा क्या कह रहा है? अ नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज कैन कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, है ना। नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज कैन कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, मतलब कि एक ही जगह से, एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपनी कैंडिडेट्स खड़ा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप बिहार की बात करें तो यहाँ पे आरजेडी से खड़ा होता है, जेडीयू से खड़ा होता है, फिर आपको कांग्रेस से खड़ा हो सकता है, फिर या तो फिर ये अलग अलग पार्टियां जो है क्या करें, एक साथ मिलकर भी खड़ा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप पिछली बार आपने देखा कांग्रेस, आरजेडी, इन दोनों का तालमेल था, है ना। बीजेपी का और आपको जेडीयू का तालमेल था, है ना। तो या तो आप साथ में लड़ सकते हैं, या तो आप अकेले भी लड़ सकते हैं। अगर पॉलिटिकल पार्टीज मिल के लड़ती हैं तो उसे हम बोलते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट, मतलब कि एक से ज्यादा पार्टी जो है साथ में सीट को शेयर करती है। मतलब जो पूरी सीट्स होती है, पूरे जैसे बिहार में पूरे 242 शायद सीट्स है, तो अगर उस सीट को वो लोग शेयर करेंगे आपस में कि मुझे इतना मिलेगा, आप इतना ले लो, ये इतना ले लो, और वो लोग साथ में मिलकर लड़ेंगे। तो अगर मान लीजिए एक कॉन्स्टिट्यूएंसी ए है और वहां से अगर कांग्रेस ने खड़ा किया अपने किसी उम्मीदवार को, और कांग्रेस का, आरजेडी का, फिर आपको जाप का, ये सब का अगर आप गठबंधन है वहां पे, तो अगर कांग्रेस खड़ा करेगी तो आरजेडी और जाप वहां से खड़ा नहीं करेगी, है ना। तो जो भी वोट कांग्रेस को मिलेगा, जो भी वोट जाएगा, वो सिर्फ सारे वोट आरजेडी के भी कांग्रेस को जाएंगे, और आपको जो है जाप के भी वो कांग्रेस में ही जाएंगे, है ना। तो इसको बोलते हैं हम कोएलिशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जैसे पिछली बार आपने सुना होगा महागठबंधन,
है ना। बीजेपी वर्सेस द रेस्ट ऑफ द पार्टी, मतलब एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ सारी पार्टियां, है ना, वो सब सारी पार्टियां मिलकर लड़ रही थी, बीजेपी अकेले लड़ रही थी, तो उसे क्या वो नाम दिया गया महागठबंधन, है ना। फिर नेक्स्ट देखते हैं, द राइट्स ऑफ द सिटीजंस आर प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, है ना। सिटीजंस का जो राइट है वो गवर्नमेंट को वो क्या करना पड़ता है, प्रोटेक्ट करना पड़ता है ना। द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी इज इक्वालिटी, और कहते हैं जो नींव है डेमोक्रेसी की वो क्या है, वो इक्वालिटी है, मतलब समानांतर है, जो कि अमूमन होता नहीं है ना। द गवर्नमेंट रन्स अकॉर्डिंग टू रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और एक संविधान है, जिस तरह से हिंदू के लिए गीता है, आप बोल सकते हैं क्रिश्चियंस के लिए बाइबल है, मुस्लिम्स के लिए कुरान है, उसी तरह से हमारे देश के लिए, इस भारत देश के लिए क्या है, संविधान है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, है ना। जो भी होगा वो उस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होगा, कोई भी उस कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं है, इस देश में कोई भी उस कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं है, दैट इज नो वन इज अबव द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द गवर्नमेंट रन्स अकॉर्डिंग टू द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और सरकार भी वही लिखित कॉन्स्टिट्यूशन से चलती है, सरकार भी वही लिखित कॉन्स्टिट्यूशन से चलती है। भारत जो हमारा संविधान है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे कि अमेरिका में आपको लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन अगर आप ब्रिटेन चले जाएं, ब्रिटेन मतलब यूके, यूनाइटेड किंगडम, है ना, इंग्लिश जिसको हम बोलते हैं, तो वहां पे कोई लिखित संविधान नहीं है, लेकिन हमारे देश का लिखित संविधान है, यूएसए का, अमेरिका का लिखित संविधान है ना। द पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट ऑल लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट सो दैट नो पर्सन और ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट एंजॉयज एब्सोल्यूट पावर, और पावर को क्या किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कहाँ, डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट में। हमको पता है हमारे यहाँ 3 तरह की गवर्नमेंट होती है, एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी होती है ये एस है स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरी होती है लोकल गवर्नमेंट, जिसको हम पंचायती राज भी बोलते हैं, जिसको हम पंचायती राज भी बोलते हैं। सबसे ऊपर हेड कौन सा होता है, सबसे पहले नंबर पे सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर स्टेट गवर्नमेंट है, और स्टेट गवर्नमेंट से फिर लोकल गवर्नमेंट, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब आपको पीएम एंड मिनिस्टर्स एट सेंट्रल और एट सेंटर, है ना, एट सेंटर, है ना। जैसे कि पीएम हो गए प्रधानमंत्री हमारे देश के, फिर आपको वित्त मंत्री हो गए, फिर आपको होम मिनिस्टर हो गया, आपको गृह मंत्री हो गए, ये सब क्या, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट आता है। फिर आपको स्टेट गवर्नमेंट में क्या किया जाएगा, सीएम नीतीश कुमार एंड हिज स्टेट मिनिस्टर्स, और उनके स्टेट मिनिस्टर्स, है ना, सीएम नीतीश कुमार और उनके स्टेट मिनिस्टर्स। और फिर लोकल गवर्नमेंट में इसमें क्या आपको आ जाएगा, जिला परिषद, मुखिया, वार्ड मेंबर, ये सब आ जाए। जिला परिषद किसको रिपोर्ट करता है, जिला परिषद रिपोर्ट्स टू डीएम, दैट इज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, है ना। जिला परिषद रिपोर्ट्स टू डीएम, दैट इज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करना होता है जिला परिषद को। और आपके जिले में जो भी काम होता है वो क्या जिला परिषद के अंतर्गत आता है। करीब 28 ऐसे काम हैं, 28 ऐसे काम हैं जो जिला परिषद के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो वो जिला परिषद को करना होता है। फिर मुखिया है, वार्ड मेंबर है, सबके अंतर्गत बहुत सारे काम आते हैं। कई बार ऐसा अमूमन भी होता है कि सुनने में आता है कि मुखिया इतना पैसा मांगता है, तो बोलता है कि हम पैसा रिलीज करेंगे, टॉयलेट बनने के लिए तभी पैसा देंगे, घर बनने के लिए तभी पैसा देंगे, है ना। तो बहुत सारे काम हैं जो इन सभी को दिए जाते हैं। तो सबसे जो बड़ा फॉर्म गवर्नमेंट होता है वो मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, उसके बाद जो है वो मेरा स्टेट गवर्नमेंट होता है जो सेकंड पोजीशन पे, और उसके बाद जो है वो मेरा लोकल गवर्नमेंट होता है जिसको हम पंचायती राज भी बोलते हैं। ठीक, मुझे लगता है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। कृपया इसका नोट्स पक्का बना ले, नोट्स इसका बना के रखना है आप लोग को। जो मैं यहाँ बताता हूँ उन सभी चीज़ों का आपको नोट्स बनाना है, और खुद से बैठ के भी एक बार किताब पढ़ना है। मैं पूरी किताब को सरल भाषा हिंदी में बता दे रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आप लोग को दिक्कत हो ना इंग्लिश उतनी सारी लिखी हुई समझने में, इसलिए मैं इसको पूरी तरह से हिंदी में समझा दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो मैं इसे मिटा देता हूँ। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट,
मैंने गवर्नमेंट को GOV छोटा में लिख रहा हूँ, ठीक है। ये बोलिए सर ये स्पेलिंग नहीं है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, है ना, इसमें बहुत सारा फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, मोनार्क, MONARCHY, है ना। लिखा है स्पेलिंग MONARC पे मोनार्ची लगता है, लेकिन मोनार्ची नहीं होता है, वो पूरी तरह से वो प्रोनाउंसिएशन ही गलत है, इसको मोनार्क बोलते हैं। मोनार्क में भी दो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, एक होता है आपको एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मतलब पूर्ण तरीके से, पूरे तरीके से, और दूसरा हो गया आपको कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब संवैधानिक तरीके से, है ना। मोनार्की क्या होता है, जहां पे कौन रूल करता है, रूल ऑफ द किंग और द क्वीन, है ना, वहां पे किसी राजा या किसी रानी का रूल होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मोनार्क फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। और मान लीजिए अगर फिर क्या हुआ, अगर राजा या रानी किन्हीं की मौत हो गई, अचानक से किसी की आकस्मिक मौत हो गई, या फिर समय पूरा होने के बाद उनका मौत हो गया, तो लीगल हायर उनका कौन बनता है, जो उनका सबसे एल्डेस्ट सन होता है ना, जो सबसे बड़ा बेटा होता है, एल्डेस्ट सन इनका या फिर इनका, वही लीगल हायर बनता है। अगर एक ही बेटा है तो वही बनेगा, या फिर अगर 4, 5, 10 बेटे हैं तो जो सबसे बड़ा बेटा होता है वही लीगल हायर बनता है। जैसे अमूमन सभी जगह गांव में भी होता है, शहरों में होता है, अगर आपके पिता की प्रॉपर्टी है तो अगर आप अकेले बेटे हैं तो आपको मिलेगा, अगर नहीं 4-5 भाई है तो 4-5 भाई में बटेगा, है ना, फिर झगड़ा वगैरह होता रहता है ना। तो क्या है, एल्डेस्ट सन जो है वो लीगल हायर बनता है, मतलब अब आगे का राजा वो बनता है ना। इसमें भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एब्सोल्यूट मोनार्क। एब्सोल्यूट मोनार्क का मतलब ये होता है जहां पे अगर राजा या रानी जो भी वहां पे रूल कर रहे हैं, उन्होंने जो कह दिया वही वहां पे रूल हो जाता है ना। एनीथिंग सेड बाय द किंग और द क्वीन बिकम्स द लॉ, है ना। फॉर एग्जाम्पल सऊदी में काफी लोग जानते होंगे, काफी लोगों के घर वाले भी वहां पे रहते होंगे सऊदी में, वहां पे अभी भी राजा का ही शासन चलता है, राजा ने जो कहा वही माना जाता है। सऊदी हो गया, आपको ओमान हो गया, कुवैत हो गया, ये सब ऐसी जगह हैं जहां पे आज भी राजा का ही शासन चलता है, और वहां कोई संविधान नहीं है। जैसे हमारे भारत का एक लिखित संविधान है, अमेरिका का एक लिखित संविधान है, और हमारा भारत का जो संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है ना। वो ऐसा संविधान है जो सबसे बड़ा संविधान है, और वो लिखित संविधान है, लिखा हुआ है पूरी तरीके से। जबकि अगर आप ब्रिटेन में जाएंगे, यूके में जाएंगे, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे संविधान लिखा हुआ नहीं होता है ना, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है लिखा हुआ बिल्कुल नहीं है वहां पे। और दूसरा क्या है यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, यहाँ पे जैसे हमारे देश में एक कॉन्स्टिट्यूशन, वहां पे भी एक कॉन्स्टिट्यूशन होती है, और उसके मुताबिक वहां के राजा या रानी उसके मुताबिक जो है काम करते हैं। वहां पे एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन, और किंग और द क्वीन follows that constitution, and the king or the queen follows that constitution। और राजा या रानी को उसी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक काम करना होता है ना। लेकिन वो उसी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक काम करेंगे, और जो वो बोलेंगे वही मान्यता होगा। लेकिन जो वो बोले वो इस संविधान से ऊपर नहीं होना चाहिए, संविधान से हट के नहीं होना चाहिए, संविधान से कुछ अजूबा अलग नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। ये पढ़ लिया हम एब्सोल्यूट मोनार्क और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। एब्सोल्यूट मोनार्क यहाँ पर लिखा है, आपको मैं बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। एब्सोल्यूट मोनार्क मींस दैट द किंग और द क्वीन हैज टोटल कंट्रोल ओवर द स्टेट, ऑल द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर वेस्टेड इन हिम और हर। मतलब कि राजा या रानी के पास पूरा कंट्रोल होता है वहां की प्रजा के ऊपर, वहां के स्टेट के ऊपर, और जो वो कहेंगे वही वहां पे होगा, वही रूल ऑफ लॉ है उनका, है ना। फॉर एग्जाम्पल ओमान, सऊदी, कुवैत, वेटिकन सिटी, कतर, ये सब में होता है। कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क क्या होता है, अंडर कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क द पावर ऑफ द किंग और द क्वीन आर स्पेसिफाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ही और सी कैन नॉट एक्ट बियॉन्ड दोस पावर्स। उनका जो पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन से बढ़ के नहीं है, संविधान से बढ़ के नहीं होता है। उनको जो भी अपने पावर्स का प्रयोग करना है वो संविधान के अंतर्गत अंदर ही रह के प्रयोग करना है। फॉर एग्जाम्पल भूटान, इंग्लैंड, कुवैत, डेनमार्क एक्सेट्रा। यहाँ पे कुवैत नहीं आएगा, सॉरी मैंने कुवैत बोला, कुवैत इसमें नहीं आएगा, कुवैत यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में आएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया आपको, भूटान, डेनमार्क, स्पेन,
इंग्लैंड, ETC एक्सेट्रा, ठीक है। और कुवैत भी यहाँ पे आएगा, सॉरी कुवैत यहाँ पे नहीं होगा, कुवैत भी यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में, मोनार्क फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मोनार्क फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी दो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, एक एब्सोल्यूट मोनार्क होता है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क होता है, ठीक है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ओलिगार्ची। ओलिगार्ची क्या होता है? इन ओलिगार्ची स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होल्ड ऑल द पावर्स। दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट इन रशिया एंड चाइना। इसमें क्या होता है, एक छोटी सी ग्रुप के लोग होते हैं जो, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं, एक छोटे से ग्रुप के लोग होते हैं जो पूरे गवर्नमेंट को संभालते हैं, उसको हम बोलते हैं ओलिगार्ची, ठीक है। OLIGARCHY, ओलिगार्ची मतलब कि इसमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल हु, these are the groups of people who hold the powers, है ना, who hold the power and run the government. GOV मतलब गवर्नमेंट, who holds the power and run the government. For example, आप सबसे बड़ा एग्जांपल है चाइना में, रशिया एक्सेट्रा, ठीक है। सबसे बड़ा एग्जांपल क्या क्या हो गया आपको, चाइना, रशिया एक्सेट्रा, है ना। तो इन जगहों पे क्या है कि ओलिगार्ची है, मतलब यहाँ पे क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल हु होल्ड द पावर एंड रन द गवर्नमेंट। ये कुछ ही लोगों के हाथों में जो है पूरे पावर होते हैं और सरकार वही बनाते हैं, सरकार वही चलाते हैं, जो वो कहते हैं वही करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप चाइना में देखेंगे तो जिंग जिपिंग है, वहां पे वो जो कहेंगे वही होगा, भले ही उन्हें डेमोक्रेटिकली इलेक्ट नहीं किया गया है, मतलब इलेक्शंस के द्वारा इलेक्ट नहीं किया गया, लेकिन वही वहां के सर्वोपरि है, राजा की तरह काम करते हैं, जो वो कहेंगे वही करना पड़ेगा। रशिया में आपको व्लादिमीर पुतिन है, अगले कई सालों तक जो है व्लादिमीर पुतिन ही वहां पे बने रहेंगे वहां पे, है ना। तो ये सब क्या है, ये सब, दीज आर द ग्रुप ऑफ पीपल हु होल्ड द पावर एंड द गवर्नमेंट। अब हम एक आते नेक्स्ट, डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप मतलब जहां पे हम डिक्टेटरशिप मतलब डिक्टेट करते हैं, हमने जो कहा वही करना पड़ेगा, आइदर फॉल इन लाइन और फॉल बाय द वे साइड, या तो हमारे आप साथ हो या तो आप हो ही नहीं, है ना। तो डिक्टेटरशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उसे कहते हैं। दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज आल्सो नोन एज टोटलिटेरियन रूल। दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज आल्सो नोन एज टोटलिटेरियन रूल, मतलब कि टोटली जो है एक ही इंसान के हाथों में पूरी पावर चली जाती है, वही डिक्टेट करता है क्या करना है क्या नहीं। जैसे आप पुराने जमाने में अगर आप क्लास 9 में जाएंगे तो शायद क्लास 9 में आपको हिटलर के बारे में पढ़ना है ना। हिटलर क्या था, हिटलर एक डिक्टेटर थे, है ना। या तो आप उनकी बात मानते या तो आप उनके साथ नहीं रहते, मतलब अगर आपने उनकी बात नहीं मानी तो फिर वो जिंदा नहीं रह सकता था। तो इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं हम, डिक्टेटरशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट डज नॉट गिव इंपॉर्टेंस टू इंडिविजुअल्स इन द गवर्नेंस। और यहाँ पे किसी इंडिविजुअल इंसान का कोई मतलब नहीं होता है, जो वो कहेंगे वही करना पड़ेगा। आप कितने भी चीखते रह जाए, चिल्लाते रह जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। द गवर्नमेंट एंजॉयज अनलिमिटेड पावर बट द सिटीजन डू नॉट हैव द फ्रीडम। सरकार के पास पूरी पावर होती है, जो डिक्टेटर होता है उसके पास पूरा पावर होता है, लेकिन वहां के नागरिक के पास कोई भी फ्रीडम नहीं होता है ना। कोई भी स्वतंत्रता नहीं होती है, वो अपने मन चाहे काम नहीं कर सकते, मन चाहे कपड़े नहीं पहन सकते, मन चाहे बातें नहीं कर सकते हैं। तो ये सब वहां पे उन लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, है ना, जिस मन चाहे भगवान या ईश्वर या अल्लाह या फिर आपको क्राइस्ट, मन चाहे किसी भी ऐसे लोगों की पूजा नहीं कर सकते, जो डिक्टेटर बोलेगा वही करना होगा। तो वहां पे बिल्कुल ही फ्रीडम लोगों के पास नहीं होती है। द पावर टू रूल रेस्ट्स विथ वन पर्सन नोन एज द डिक्टेटर। और एक ही बंदे के पास सारा पावर होता है, जिसको हम डिक्टेटर कहते हैं। सच पावर इज ऑफन ऑब्टेन्ड फोर्सिबली। और इसे जबरन पाया जाता है, जिस तरह से हिटलर ने जबरन जर्मनी पे अपना पावर कायम किया था, उसी तरह से होता है। तो इसमें एग्जाम्पल्स आप समझ सकते हैं। कौन हो जाएगा इसका एग्जाम्पल, हिटलर, किम जोन भी है आपको, किम जॉन, JON है शायद, ये किम JONG, किम जॉन है। ये कहाँ पे है, ये आपके नॉर्थ कोरिया के हैं, ये किम जॉन, जो अभी बहुत कुछ दिन पहले, महीने 2 महीने पहले बहुत ये खबर में भी थे कि किम जॉन शायद गायब हो गए हैं, कि क्या हो गया है, वो मिल नहीं रहे हैं,
कुछ 25 दिनों से या महीने भर से गायब है, कहाँ चले गए हैं कुछ पता नहीं। तो ये वही किम जोंग है जो कि नॉर्थ कोरिया के हैं। आपको हिटलर थे, ये जर्मनी के थे, ठीक है। पीपल हु क्रिटिसाइज और रिबेल अगेंस्ट द डिक्टेटर आर पनिश सिवियरली, और जो भी इनके खिलाफ जाता है उनका हश्र तो मैंने आपको बताया ही है क्या होता है ना। फॉर एग्जाम्पल जर्मनी, हिटलर इन जर्मनी, मोहम्मद जैद उल हक इन पाकिस्तान एंड किम जोंग उन इन नॉर्थ कोरिया। किम जोंग उन नाम है इनका, यूएन उन भी लगता है, किम जोंग उन इन नॉर्थ कोरिया। अब फिर हम पढ़ेंगे मिलिट्री डिक्टेटरशिप। मिलिट्री डिक्टेटरशिप, मिलिट्री डिक्टेटरशिप मतलब क्या, जहां पे मिलिट्री डिक्टेट करती है, मिलिट्री डिक्टेटरशिप। सबसे पहले आपने ये पाकिस्तान में देखा होगा मिलिट्री डिक्टेटरशिप। पाकिस्तान में कौन, जब परवेज मुशर्रफ जी बने थे, मुशर्रफ जी थे, परवेज मुशर्रफ है ना। पाकिस्तान में जब उन्होंने वो सेना में थे और उन्होंने फिर पाकिस्तान को अपने कब्जे में कर लिया और फिर वो वहाँ के प्रधानमंत्री बन गए और फिर उनका शासन वहाँ पे शुरू हो गया। तो मिलिट्री डिक्टेटरशिप, मिलिट्री होल्ड्स एब्सोल्यूट पॉलिटिकल पावर इन द फॉर्म ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। मतलब मिलिट्री के पास पूरी तरह पावर होता है, सारा प्रजातंत्र, सारा यंत्र, सारा पावर जो है वो मिलिट्री के ही पास होता है, लेकिन वो डेमोक्रेटिकली इलेक्ट नहीं होते, मतलब वो जनता के द्वारा सही तरीके से उन्हें चुना नहीं जाता है। The rulers give a lot of importance to the love of the country and willingness to sacrifice for it, है ना। The people however are not given much freedom, है ना। लोगों को वहाँ पे भी ज़्यादा आज़ादी नहीं मिलती है। Even the media is controlled by the government, और वहाँ पे मीडिया भी जो है, जैसे डिक्टेटरशिप में भी है क्या, मीडिया गवर्नमेंट के कंट्रोल में आती है उस डिक्टेटर के कंट्रोल में रहती है। उसी तरह अगर मिलिट्री डिक्टेट कर रहा है तो वहाँ की मीडिया भी मिलिट्री जो कहेगी वही वो बातें लोगों तक पहुँचाएंगे। द जुडिशरी ऑल्सो वर्क्स अंडर द गवर्नमेंट, और वहाँ का जो आपका कोर्ट्स है, हाई कोर्ट्स हो गया, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हो गया, अपर कोर्ट्स हो गया, सेशन कोर्ट्स हो गया, आपको सुप्रीम कोर्ट्स हो गया, सारा जो है मिलिट्री के ही इशारों पे काम करता है। मेनी कंट्रीज इन लैटिन अमेरिका, अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट आर अंडर मिलिट्री रिजाइम्स। अभी तो पाकिस्तान इससे बाहर आ चुका है ना, लेकिन अभी भी बहुत सारे कंट्रीज हैं अफ्रीका में, मिडिल ईस्ट में, जो कि मिलिट्री के ही शासन के अंदर चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे अब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। अब हम पढ़ेंगे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। कम्युनिस्ट सरकार एक ऐसी सरकार होती है जो ये कहती है, जैसे हमारे देश में भी है कम्युनिस्ट सरकार, हम ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, है ना। कन्हैया कुमार से तो आप लोग सब अवगत ही होंगे कि किस तरह से उसने देश के खिलाफ नारा लगाया था, और अब वो कम्युनिस्ट पार्टी से उसे बेगूसराय से टिकट दिया गया था, है ना। किस तरह से उसने देश के खिलाफ नारा लगाया था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, है ना, अफजल तेरा मौत जो है बेकार नहीं जाएगा, हम उसका बदला लेंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये सब आपने सुना होगा। जब जितने हम टुकड़े टुकड़े गैंग भी कहते हैं, है ना। तो कम्युनिस्ट पार्टी ने उसे टिकट दिया था बेगूसराय से, जिसका नाम है कन्हैया कुमार, है ना। और शायद आजकल उसे भी शायद कोरोना वोरोना हो गया है कुछ, तो बहुत। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट जो है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, बेसिकली नॉट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, बेसिकली जो भी कम्युनिस्ट विचारधारा की जो गवर्नमेंट होती है, जो विचारधारा के लोग होते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई जो भी देश की जो भी चीज़ें हैं, जो भी सामग्री है, या फिर वो आपको नौकरियां हो या फिर चीज़ें हो, वो सबको बराबर तरह से बांटना चाहिए, सभी लोगों में बराबर तरह से बांटना चाहिए, और प्राइवेट लोगों को इसमें अलाउ नहीं करना चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल अगर टाटा अपना ऑपरेट कर रहे हैं तो इनका कहना है कि टाटाज, बिरलाज, अंबानीज या फिर कोई भी ऐसे प्राइवेट XYZ कोई भी प्राइवेट कंपनी जो है, उन लोग को देश में अलाउ नहीं करना चाहिए। सब कुछ सरकारी तंत्र होना चाहिए, सरकार के ही अंदर होना चाहिए, है ना। कोई प्राइवेट प्लेयर्स उसमें अलाउ नहीं करना चाहिए। तो इसमें भी यही कहा गया है, द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आर ऑल्सो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। ये भी नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। दे सपोर्ट द आइडिया that ownership of the means of production should be for all the citizens of the country and private ownership of property should be criticized। मतलब प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ नहीं करना चाहिए आने देने के लिए, सिर्फ गवर्नमेंट प्लेयर्स जो है वही सिर्फ प्ले करेंगी, कोई भी प्राइवेट प्लेयर्स को आने देने नहीं अलाउ करना चाहिए। मतलब कोई भी मान लीजिए कल कारखाना हुआ या कोई भी दुकानें हुई, कोई भी चीज़ है, प्राइवेट लोगों को वो नहीं अथॉरिटी देना चाहिए कि वो इसको चला पाए। जो भी होगा वो सरकारी चीज़ें ही होंगी और सरकार के अंदर ही होंगी। द रशियन रिवॉल्ट इन 1917 एंड द चाइनीज रेवोल्यूशन इन 1949 were landmarks in establishing communist government in their
इन दीज कंट्रीज चाइना, क्यूबा एंड वियतनाम आर सम कम्युनिस्ट स्टेट्स, है ना। तो द रशियन रेवोल्यूशन 1917 में रशियन क्रांति हुई थी, और 1949 में जो है चाइनीज क्रांति हुई थी। वो उन लोगों ने क्या किया, दे एस्टैब्लिश द कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उन लोगों ने अपने देश में एस्टैब्लिश किया हुआ है, जिसमें से कि चाइना, क्यूबा एंड वियतनाम जो है ये सब जो है कुछ कम्युनिस्ट स्टेट्स हैं। तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे थियोक्रेटिक स्टेट्स, है ना। थियोक्रेटिक स्टेट्स क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो होपफुली मैं यही समझता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। कृपया करके आप लोग इसे ठीक से पढ़ें, जितना मैंने आपको बताया है खुद भी किताब को खोलें और खुद भी उसे पढ़ें, क्योंकि आपके टेस्ट में ये सब आने वाली है, तो आप अच्छे से उसे पढ़ें। और जहाँ भी कोई दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप है हमारे स्कूल का, आप वहाँ पे अमूमन मैसेज डाल सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे लगता है ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए। एक बार आप किताब खोल के पढ़ेंगे, फिर मेरी वीडियोस को देखेंगे, मैंने लाइन बाय लाइन वहाँ पे चीज़ों को समझाया हुआ है, आपको पूरी तरह से ये समझ में आ जाएगा। सो टिल देन, थैंक यू सो मच टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ प्राइड इंडिया सेंट्रल स्कूल। स्टे होम, स्टे सेफ।